पता है, 1947 में कश्मीर में जो हुआ ना, वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। नहीं, वो एक ऐसी घटना थी जिसने आने वाले 75 सालों के लिए भारत की पूरी मिलिट्री सोच की नींव रख दी। तो चलिए आज उसी पहली और सबसे जरूरी लड़ाई की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक लड़ाई, सिर्फ एक लड़ाई कैसे किसी देश की 75 साल की मिलिट्री सोच को तय कर सकती है? सवाल तो बड़ा है ना? लेकिन इसका जवाब छिपा है इतिहास के उन पन्नों में जिनमें हिम्मत, धोखा और एक देश के बनने की कहानी है। तो आज की हमारी कहानी इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेगी। हम उस दौर के मुश्किल हालात से शुरू करेंगे और आज की मिलिट्री सच्चाई तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1947। अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो चुकी थी और हिंदुस्तान की 500 से ज्यादा रियासतों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। भारत के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ, या फिर आजाद रहें? और इस पूरी उलझन के ठीक बीचों बीच था जम्मू कश्मीर। महाराजा हरि सिंह का ना एक सपना था। वो चाहते थे कि कश्मीर एशिया का स्विट्जरलैंड बने, एक शांत, न्यूट्रल और आज़ाद मुल्क। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का ऑफर दिया। मतलब सीधा सा था कि भाई जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं होता, डाकतार जैसी जरूरी चीजें पहले की तरह चलती रहेंगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। पाकिस्तान तो इस पर फौरन राजी हो गया, लेकिन ये आज़ादी का सपना बहुत जल्दी एक बुरे सपने में बदलने वाला था, क्योंकि पर्दे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची जा रही थी। एक ऐसा खेल जो इस इलाके की तकदीर और तस्वीर दोनों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी। इसका कोडनेम था ऑपरेशन गुलमार्ग। और प्लान बड़ा शातिर था। पाकिस्तानी सेना सीधे हमला नहीं करने वाली थी। नहीं, उन्होंने पश्तून कबायलियों के 20 लश्कर यानी करीब 20,000 लड़ाकों को हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और आगे कर दिया। क्यों? ताकि दुनिया को यह लगे कि ये तो कश्मीर के लोगों का अपना विद्रोह है। ये एक साजिश थी, दुनिया को धोखा देने की एक सोची समझी चाल। और जब ये हमलावर कश्मीर में घुसे तो उन्होंने जो तबाही मचाई, खास तौर पर बारामूला में, वो रूह कंपा देने वाली थी। लेकिन हुआ क्या कि वो लूटपाट और बर्बरता में इतने मशगूल हो गए कि अपना असली मकसद ही भूल गए, श्रीनगर पर कब्जा। और उनकी यही गलती, यही लालच भारत के लिए एक संजीवनी बन गया। हमें वो कीमती वक्त मिल गया जिसकी हमें उस पल सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो थी वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर एक मिनट, हर एक सेकंड कीमती था, क्योंकि हर गुजरते पल के साथ कश्मीर का मुकद्दर दांव पर लगा था। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 24 अक्टूबर को हमले की पूरी खबर दिल्ली पहुंचती है और सिर्फ 3 दिन में, महज 3 दिन के अंदर 27 अक्टूबर को भारत के पहले सैनिक श्रीनगर की जमीन पर उतर चुके थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक जबरदस्त मिलिट्री और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स था जिसमें एक एक मिनट की कीमत थी। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो हमारी रगों में जोश भर देता है। ये कहानी है उस बेमिसाल बहादुरी की जब इंडियन आर्मी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये उन हीरोज की कहानी है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस देश की हिफाजत की। बडगाम की लड़ाई में जो हुआ उस पर तो यकीन करना मुश्किल है। एक तरफ मेजर सोमनाथ शर्मा की छोटी सी कंपनी और दूसरी तरफ 700 हमलावर। अंदाजा लगाइए, एक सैनिक के मुकाबले 7 दुश्मन। इसके बावजूद उन्होंने वो मोर्चा लिया कि उसी लड़ाई ने श्रीनगर के एयरफील्ड को बचाया। और वो एयरफील्ड, वो उस वक्त कश्मीर की जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थी। उसी की वजह से पूरा शहर बच गया। और फिर एक और कहानी है लांस नायक करम सिंह की, तितवाल में। ये हिम्मत की वो दास्तां है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, उनकी चौकी पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 8 बार हमला हुआ। वो 2 बार जख्मी हुए, गोलियां खत्म हो गई, लेकिन बंदे ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये भारतीय सैनिक का वो फौलादी जज्बा था जो कभी हार नहीं मानता। अच्छा, अब आते हैं कहानी के एक ऐसे मोड़ पर जो इंडियन आर्मी की हिम्मत और जिसे हम जुगाड़ कहते हैं ना, उसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ऐसा कारनामा जिसने जंग का पासा ही पलट दिया। हुआ ये कि दुश्मन ने 11,500 फीट ऊंचे जोजिला पास पर कब्जा कर लिया था। हमारे पैदल सैनिकों के सारे हमले फेल हो रहे थे। तब जनरल थिमैया एक ऐसा आइडिया लेकर आए जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता था।
क्या? इतनी ऊंचाई पर टैंकों का इस्तेमाल? आप सोच सकते हैं, M5 स्टुअर्ट टैंकों को श्रीनगर में पुर्जा पुर्जा खोला गया। फिर रात के अंधेरे में उन खतरनाक पहाड़ी रास्तों से उन्हें ऊपर पहुंचाया गया और पास के ठीक नीचे उन्हें दोबारा जोड़ा गया। जरा सोचिए वो मंजर, जब अचानक बर्फ में ये लोहे के दैत्य गरजे होंगे। दुश्मन के तो होश ही उड़ गए होंगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी ऊंचाई पर उन्हें टैंकों से लड़ना पड़ेगा। और बस इंजीनियरिंग और हिम्मत के इसी कमाल ने लद्दाख को भारत से कटने से बचा लिया। तो देखिए, 1947 की ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी गई। नहीं, इसने भारत के मिलिट्री प्लानर्स के दिमाग में एक ऐसी सोच पैदा की जिसकी छाप आज तक हमारी डिफेंस पॉलिसी पर है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। हमने अपने 1100 से ज्यादा बहादुर सैनिक खो दिए। दुश्मन के भी 6000 से ज्यादा लोग मारे गए और इन शहादतों ने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा किया। सवाल यह था कि क्या भविष्य में ऐसे खतरों से निपटने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है? और इसी सवाल के जवाब में भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक बुनियादी बदलाव आया। देखिए, पहले हमारी सोच थी डिफेंसिव, मतलब दुश्मन हमला करेगा, हम उसे रोकेंगे और फिर जवाब देंगे। लेकिन 1947 की लड़ाई ने हमें सिखाया कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। इसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी बनी प्रोएक्टिव, यानी इंतजार मत करो। ऐसी ताकत बनाओ कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। एक तेज और जोरदार जवाब देने की क्षमता, ताकि दोबारा ऐसी नौबत ही ना आए। तो 1947 का वो संघर्ष, वो सिर्फ एक जंग नहीं थी, वो एक सबक था। एक ऐसा सबक जिसने भारत को सिखाया कि अगर शांति चाहिए तो जंग के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसने एक ऐसी मिलिट्री सोच को जन्म दिया जो आज भी इवॉल्व हो रही है, बदल रही है, लेकिन उसकी जड़ें आज भी उसी पहली लड़ाई के बर्फीले पहाड़ों और उन जांबाज सैनिकों की कहानियों में हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, इस पहली और बुनियादी लड़ाई की और कौन सी विरासतें हैं जो आज भी पूरे सब कॉन्टिनेंट में महसूस की जाती हैं?